नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं मुकाबला। गुजरात, हिमाचल, यूपी उपचुनाव और एमसीडी के नतीजों के बाद एक बात दीवारों पर लिख गई है कि मुसलमान वोटर शायद इस वक्त सबसे ज्यादा असमंजस में है। चुनावी नतीजों पर एक सरसरी निगाह डालकर भी इसे समझा जा सकता है। आप बात गुजरात की कीजिए तो वहां पर मुसलमान कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर रहे। कांग्रेस गुजरात में ऐसा मानिए कि वेंटिलेटर पर चली गई, सिर्फ 17 सीटें ना पाई। मुख्य विपक्षी दल लायक भी सीटें नहीं मिली। जो मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला वो उनकी जमानत तक नहीं मचा पाया। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ चुके हैं। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो चाहते हैं, रामलला के दर्शन बुजुर्गों को कराना चाहते हैं। इसलिए लगता है कि उनके साथ भी मुसलमान जाते हुए थोड़ा असमंजस में रहा। मुस्लिम वोटर ने जिनका साथ दिया वो जीत नहीं पाए, ये साफ दिखाई देता है, फिर चाहे आजम खान का रामपुर हो या फिर गुजरात की कई सीटें। एमसीडी की बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल बहुमत में तो आए, लेकिन उन तमाम वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की दुर्गति हुई जहां जहां मुसलमान वोट डिसाइडिंग था, बड़ी तादाद में था। यह वोट यहां पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया, लेकिन कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। एमसीडी में भी बुरी तरह पिट गई। यूपी की बात कर रहे थे हम। रामपुर के उपचुनाव में आजम खान की सीट पर जहां पर 50 से 60% तक मुसलमान मतदाता माना जाता है, आजादी के बाद इतिहास में यह पहली बार है कि वहां पर कोई गैर मुसलमान कैंडिडेट जीता। 1977 के बाद यह पहला चुनाव हो रहा था जहां पर आजम खान के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। पिछले 2.5 दशक से तो आजम खान जीतते आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर वहां भी जीत नहीं दिला पाया और आसिम रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और आजम खान के करीबी चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं से पहल करके मुस्लिम इलाकों में जाने के लिए, पिछड़े मुसलमानों के बीच काम करने के लिए उन्हें नसीहत देते हैं। और तो चुनाव के नतीजे क्या बता रहे हैं? क्या मुसलमानों और मोदी योगी के बीच खड़ी जो अविश्वास की दीवार थी वो टूट रही है, या फिर मुसलमान वोटर ये तय नहीं कर पा रहा कि विश्वास करे तो किस पर करे, किस रास्ते पर चले और किसकी बात माने? क्या देश की मुस्लिम राजनीति अब चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है? आज मुकाबला में हम इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जफर सरेशवाला साहब हमें दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जफर साहब स्वागत है आपका। शहजाद आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रामपुर से जो विजयी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आकाश सक्सेना, वो भी थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईयूएमएल के ज्वाइंट सेक्रेटरी। मोहम्मद अतीक साहब आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूं जफर साहब, यूपी पर हम आएंगे। आकाश जी आ जाएं तो यूपी पर खुल की बात करते हैं, शहजाद जी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। आपने एक इंटरव्यू दिया अभी और इस इंटरव्यू में आपने कहा कि गुजरात के अंदर जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा स्टेक है और मुसलमानों ने शायद अभी तक के हुए चुनावों में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। कैसे आप मतलब किस तरीके से आप एम्फेसाइज करेंगे कि गुजरात का मुसलमान कम से कम अब बीजेपी से दूरी बनाकर नहीं रखना चाहता? देखिए सौरभ, ये कोई कल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। और मैं यूपी पे भी कहूंगा इसलिए कि आपको पता है कि मैं तालीम और तरबियत के नाम से एक काम करता हूं और मैंने यूपी में पिछले 5 साल में 14 शहरों में किए हैं प्रोग्राम। अभी पिछले महीने में मैंने एक प्रोग्राम बनारस में किया, एक जौनपुर में किया और एक लखनऊ में किया। तो मुसलमानों की थिंकिंग क्या हो रही है जो गुजरात से शुरू हुई और ये पूरे मुल्क में फैल रही है, और मैं तो इसका वोटर ही हूं शुरू से, ये बात करता हूं। क्या है, देखिए इस चुनाव में खास तौर से मुसलमानों में एक बात यह आई थी कि भाई 28 साल से बीजेपी की हुकूमत है गुजरात में, उसमें 11 साल नरेंद्र मोदी साहब 12 साल रहे। जो गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है मुसलमानों का, यानी इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, इन टर्म्स ऑफ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो छोटे कारोबार हैं, जो फैक्ट्री हैं जिसमें 5 वर्कर से लेकर 200 वर्कर तक का जो है जो सेगमेंट है वो जी। और क्या हुआ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए नहीं कह रहा हूं। मुसलमान ये सोचता है, खास तौर से ये यूपी में जो सामने आई बात अभी मेरे, कि भाई अभी जो इलेक्शन हुआ या हमेशा जो इलेक्शन होता है, भाई बीजेपी को पिछला जो इलेक्शन हुआ 2022 का, जिसमें 2022 जिसमें ये हमारे योगी साहब दोबारा आए जी, भाई
बीजेपी को वोट कितना मिला? 45-46%, यानी 55% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। मुसलमान जो है वो 18% है, लेकिन हमेशा टोपी पहनाई जाती है मुसलमानों को, यानी अगर वो टोपी पहन भी लें 18%, तब भी 40% हिंदू जो है उसने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। लेकिन वो 40% हिंदू जो उनके खिलाफ वोट करता है वो तो फायरिंग रेंज में नहीं आता, और मुसलमानों को धर दिया जाता है सामने। तो अब मुसलमानों के अंदर यह आया कि भाई हमने कोई ठेका थोड़ी लिया है, यानी योगी को हटाने का या किसी और को लाने का ठेका लिया है हमने, और क्यों हम करें ये सब। यानी मुसलमान की जो सोच है वो ये है यूपी की, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई अखिलेश यादव ने हमको क्या ऐसा दे दिया था जो योगी ने हमसे ले लिया, तो ये सोचने पर मजबूर हो रहा है। अच्छा, इसके पैरेलल में मुसलमानों में एजुकेशन की एक जबरदस्त मूवमेंट चल रही है पूरे मुल्क में। गुजरात को मैं लेता हूं यहां अब, कि भाई गुजरात में 2002 हुआ, हमारे सबके सामने है, लेकिन 2002 के बाद मुसलमानों ने यह तय किया गुजरात में कि हमको जो है 3 चीजों में कॉन्सेंट्रेट करना है: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। और उसका यह नतीजा हुआ, और एक बात समझना पड़ेगा आपको कि यह सब जो डेवलपमेंट हुआ है यह नरेंद्र मोदी साहब के 11 साल में हुआ है। 2002 तक अहमदाबाद शहर में, सौरव, सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। आज 2022 में 79 सिर्फ अहमदाबाद शहर में, और मेरी फैमिली खुद 2 लड़कियों की स्कूलें चलाती है, एक में 800 बच्चियां पढ़ती हैं और एक में 1200 बच्चियां पढ़ती हैं। और ऐसे और बहुत सारे लोगों ने किया। यही चीज लोगों ने बड़ौदा में की, यही सूरत में की, यही जफर साहब, ये बात आप आज नहीं कह रहे, आप ये बात हमेशा से कहते आए हैं कि गुजरात का जो मुसलमान है वो देश के और मुसलमानों के बनिस्बत बेहतर परिस्थिति में है, उसके पास बेटर एवेन्यूज भी हैं, और ये गलत धारणा है कि 2002 के बाद से जो है मुसलमान जो है गुजरात का वो बहुत दबा कुचला है। लेकिन आप खुद अभी कई उदाहरण बता रहे हैं कि वहाँ चाहे बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, मुसलमानों को हर फील्ड में जो आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। मैं शहजाद, मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूं, एक चीज लेकिन जफर साहब एक मिनट आप ही से पूछ रहा हूं, लेकिन आपने साथ साथ, एक सेकंड सर, आपने साथ साथ एक बात और कही। आपने कहा कि क्या मुसलमानों ने ठेका लिया हुआ है कि वो बीजेपी को हटाने के लिए वोट करें। आपने ये भी कहा कि वो चूंकि माने जाते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए फायरिंग जोन में भी रहते हैं, फायरिंग रेंज में भी रहते हैं। तो ये फायरिंग रेंज का क्या मतलब है? देखिए, फायरिंग रेंज का मतलब यह है कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो सो कॉल्ड, वो बताती हैं कि जैसे उन बीजेपी के खिलाफ मुसलमान है, यानी भाई मुस्लिम यादव है ना, एक फॉर्मूला, मुसलमान है 20%, यादव है 8%, लेकिन मुसलमानों को क्या मिलता है? मुसलमानों को मिलता है हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान की मिनिस्ट्री, यानी वोट लेते हैं मुसलमानों के, और एसपी जो भी जितनी भी होती है, तो मुसलमान के दिमाग में भी ये आ रहा है। और गुजरात में मुसलमान ने यह तय किया अब कि भाई हम क्यों करें, हमें क्या प्रॉब्लम है। यानी ये जो इलेक्शन की खास बात है, ठीक है, कि भाई 28 साल से हमारी स्कूलें हैं, और मैं आप एक एसएमई सेगमेंट की बात करना चाहता हूं कि मुसलमान 9.8% है गुजरात में, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में 23% है। ये सरकार के आंकड़े हैं। तो मुसलमान ये सोचता है कि भाई इनके जमाने में ही तो ये सब कुछ मिला है हमको, हमें क्या है। और मुसलमान ये भी सोचता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हुकूमत जाती है और कांग्रेस की आती है तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुसलमान ये मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि अब गुजरात में कम से कम इस बात की शुरुआत हो गई कि मुसलमान वोटर को इस समझ में आने लगा कि ये बीजेपी अगर सत्ता में इसको रहना ही है तो हम इसके खिलाफ क्यों खड़े दिखाई दें, हम भी साथ साथ चलें और हम भी एक भागीदारी में हिस्सा लें, सत्ता में भागीदारी मिले, हमें डेवलपमेंट के कामों में भागीदारी मिले। ठीक है, इस पर रिएक्ट करेंगे। आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश जी, बहुत बधाई आपको आपकी जीत पर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं आपके पास सर 30 सेकंड में आ रहा हूं। एक बार शहजाद साहब से पूछना चाहता हूं, देखिए 4-5 सीटें मैं गिना सकता हूं, मैंने निर्णय कपूर हमारे ब्यूरो चीफ से बात की, उन्होंने कहा बहुत सी ऐसी सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी गुजरात में, मुस्लिम इफेक्ट वाली सीटें हैं, इस बार निकाल ली, लेकिन 3% वोट मिलता था मुसलमानों का गुजरात में आपकी पार्टी को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो सहयोग नहीं, वो सोचा समझा प्रयोग है, और मैं इस प्रयोग को नाम देता हूं टोपी टू रोटी पॉलिटिक्स।
कुछ लोग आए, टोपी दिखाते रहे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते रहे। हमने टोपी नहीं दिखाई, ना हम टोपी डालना चाहते, हम रोटी की बात करते हैं और लाभार्थी वर्ग पैदा किया है। इसमें सबसे प्रमुख चीज मैं आपको बताता हूं और कुछ आंकड़े। एक तो हमारे साथ आकाश जी बैठे हैं, आकाश जी की सीट का उदाहरण लीजिए। 62 से 65% मुसलमान वोट है। हमेशा वहां पे एक व्यक्ति का, एक पार्टी का दबदबाव रहा है। उस किले को ढाना वो क्यों हुआ है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। उत्तर प्रदेश की बात करो तो देखो, पासमानदा मुस्लिम जो होते हैं वो 85% है मुसलमान समाज के, पर आज तक किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। पासमानदाओं की बात किसी ने नहीं की है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने। केवल एक वर्ग के मुसलमानों को नेतृत्व देते रहे, जिसको आप सैयद कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं जो अशरफ है, उनको सिर्फ बहुत सारा लाभ मिला। परंतु जो 85% पिछड़ा मुसलमान है, आज मोदी जी ने और योगी जी ने उनकी चिंता की तो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ जो राशन मिला है ये पासमानदाओं को मिला है। 1.5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, पासमानदाओं को मिला है। 40 लाख फ्री बिजली कनेक्शन मिले, पासमानदा मुसलमान को मिले। 20 लाख से ज्यादा आवास बने हैं, वो पासमानदा मुसलमान के बने। 3 तलाक का जो एक हमने वेपन दिया मुस्लिम महिलाओं को, तो मुस्लिम महिलाओं का वर्ग हमारे साथ जुड़ा। अब गुजरात में जो आते हैं, जो निर्णय जी बोल रहे थे, ऐसी 12 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, उसमें बीजेपी को 10 जीत मिली है। लिंबायत, बापूनगर, अब्दासा, जंबूसर, भुज, वेजलपुर, भरूच, सूरत ईस्ट, वजरा। और ये इसलिए हुआ है यहां पे, और कुछ लोग कहेंगे ओवैसी भेजा, ये भी एक नैरेटिव आएगा अभी कुछ देर में। ओवैसी भेजा, ओवैसी को 0.3% वोट मिला है गुजरात में। जितना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस है, उतना डिफरेंस भी उसको नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में भी आप जब आएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मार्च में एक लास्ट देवबंद की सीट भी हम जीते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं, जफर साहब भी सुने। जैसे ये दरियापुर की सीट है जी, दरियापुर की सीट कभी नहीं जीते आप, बिल्कुल, मतलब कई दशकों में नहीं जीते। इस बार आपने निकाल लिया, वहां पर मुस्लिम वोटर काफी है। लेकिन आपके और कांग्रेस पार्टी की हार के जीत का जितना मार्जिन है, वो आम आदमी पार्टी और मजलिस के AIMIM के जो वोट कंबाइन कर दें तो उससे कम है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने और AIMIM ने वोट जो लिया उसकी वजह से आप जीते। तो एक लास्ट पॉइंट मैं कह रहा था कि जितना इन मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में बीजेपी को 2017 में मिला था, उससे ज्यादा वोट हमें 2022 में मिला है। और उसका सीधा कारण यह है कि हम मुस्लिम को मुस्लिम की तरह अप्रोच नहीं, विश्वास नहीं रह गया आपके और मुसलमान के बीच में। मुस्लिम समझ गया है कि ये केवल बीजेपी आई, RSS आई, इसका भूत दिखाने से कुछ नहीं हुआ। हमने लाभार्थी वर्ग बनाया और लाभार्थी में सब है। डॉक्टर आशुतोष अतीक साहब, मैं जरा आकाश जी की बात जान लूं, ये समय निकाल के आए हमारे पास, कल तो इनका चुनाव खत्म हुआ। मैं जफर साहब आता हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, प्लीज अगर एक एक कमेंट ले लूं मैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आकाश जी, ये जो सीट है जो हमने भी दर्शकों को बताया भी, ये पिछले 20 वर्ष से आजम खान, उनके परिवार उसी के बीच में घूमती रहती थी। लेकिन आपने इससे पहले भी चुनौती दी थी उनको, पिछले चुनाव में भी, उस वक्त कामयाब नहीं हुए थे, इस बार कामयाब हुए। तो इसके पीछे मुझे वजह बताइए। और आरोप जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आरोप ये लगाया समाजवादी पार्टी ने कि आपने इस बार रामपुर में एक किस्म की किलेबंदी कर दी, लोगों को वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं आने दिया, और जो लोग वोट डालने के लिए गए भी सपा के वोटर, आजम खान के समर्थक, उनको वहां जाके कह दिया कि तुम्हारा वोट नहीं डल सकता क्योंकि तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है। यह उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सीट जीतने की आपने जो बात कहा जी, आज देश आजाद होने से लेकर और अब तक रामपुर के मुसलमानों की बदकिस्मती रही कि उनके प्यार को उन लोगों ने गुलामियत समझा और ऐसी गुलाम बना के रखा कि आप सोच नहीं सकते उनके साथ वो जुल्म हुए हैं। रामपुर के जितनी भी जो जमीनों पर कब्जे हुए पिछले 30 सालों के अंदर अंदर, जब रामपुर में ये जो आजम खान की यूनिवर्सिटी वाला मामला शुरू हुआ था, 2006 की बात है, तब से आप अगर आप आंकड़े निकलवा कर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म हुए। उसके बाद हमारा रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में उद्योगों के मामले में दूसरे स्थान पर आता था। यहां बड़े बड़े उद्योग थे। कानपुर के बाद उद्योगों के मामले में इसको यह कहा जाता था कि उद्योग नगरी है, लेकिन इन्होंने एक एक करके यहां की इंडस्ट्रीज को बंद कराना शुरू कर दिया। और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी कि रामपुर के अलावा आसपास का जो यहां मुस्लिम और हिंदू यहां आकर काम किया करता था, जिसमें देश में रामपुर का नाम एक अलग स्थान पर था। लेकिन राजनीति इतनी गलत तरीके से यहां की गई, यहां के नौजवानों के हाथों से कारोबार को छीना गया और उनके हाथों में रिक्शा थमा दी गई। उसका कारण सिर्फ ये था कि यहां का नौजवान, यहां का जो मुस्लिम नौजवान है, वो पैसा नहीं कमा पाए, दिमाग नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर दिमाग लगाएगा तो वो उनके पीछे नहीं आएगा।
और यहाँ जितना जो आकलन हम बैठकर वहां देश में जो लोग करते हैं, जी मैं तो सबको एक बार आमंत्रित करूंगा, एक बार रामपुर आकर रामपुर की स्थिति देखिए। आज कश्मीर के बाद अगर कोई विधानसभा का नंबर आता है तो वो रामपुर ऐसी है जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीट जिसमें कही जाती है। और इसमें आज बड़ी संख्या में जो लोग मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, उसके बहुत बड़े बड़े कारण है। लेकिन जो प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ संख्या है मुसलमान भाइयों की, उसी तरीके से, जैसे अगर छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि यहाँ 22,000 आवास हैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की योजना के अंतर्गत। उस 22,000 में से 19,000 जो मकान है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले। वो क्यों मिले? कि आबादी के हिसाब से। कोई वहां ऐसा नहीं है कि छांट के मकान दिए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अगर ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। गैस कनेक्शन अगर हमारे रामपुर की विधानसभा में देखे जाए, अगर 75,000 गैस कनेक्शन बांटे गए होंगे तो उसमें लगभग 60,000 के आसपास हमारे मुस्लिम भाइयों के पास है। हर मामले में यहाँ किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों की सरकारों में रामपुर का हाल इतना आकाश जी देखिए, मैं जो पॉपुलर परसेप्शन है उसकी बात करता हूं कि आपकी पार्टी को लेकर के यूपी हो या देश भर में जो माहौल बनाया जाता है वो ये है कि मान लीजिए वहां कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट है, जैसे आजम खान साहब है। ये साहब बहुत कदावर लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, इनसे कोई नाराजगी हो गई, सीट पर 65% मुसलमान है, वो अपना वोट नोटा को दे देगा, लेकिन आजम खान को ना जिताने के लिए, लेकिन आपको नहीं देगा। या वहां ऐसी सीट आप तब निकाल पाते हैं जब वोटर टर्नआउट कम हो जाए और एंटी वोट कंसोलिडेट हो जाए, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए। इसके सिवाय मुसलमान के वोट से आप कभी नहीं जीतने वाले। यह पॉपुलर परसेप्शन रहा है। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को अगर आप बूथ की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो 200 बूथ जो बहुत मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं, उन 200 में से लगभग हम 75 बूथों पर जीते हैं। दूसरा, जो जिस तरीके से आपने कहा कि आजम खान वाली बात, उसमें सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में रही, लोगों ने उनके प्रत्याशी को पसंद नहीं किया, क्योंकि पूरे चुनाव उनका प्रत्याशी कहीं था ही नहीं। मतगणना में लोगों ने उसको देखा कि हाँ, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी भी खड़ा है, क्योंकि पूरा चुनाव उन्होंने अपने आप लड़ाया। और यहां उन्होंने चुनाव के लास्ट डे तक यहां हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना चाहा। लेकिन आज जो रामपुर की जो जनता है, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से लगातार इनको देखती आ रही है और अब वो बहुत बारीकी से देख चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया। ठीक। और आज जिस तरीके का फैसला किया, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। आकाश जी, मैं आपकी बात, जफर साहब की बात जो है डॉक्टर आशुतोष और अतीक साहब के पास लेकर के जाता हूं। डॉक्टर आशुतोष, अभी आपने, शायद आप तब तक जुड़े नहीं थे, मैं जफर साहब की बात रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा गुजरात के अंदर उन्होंने ये देखा है कि मुसलमानों ने खूब वोट किया बीजेपी को, और अब वो सोचने लगे कि भाई हम ही पर ये तोहमत है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम ही ये ठेका लें कि हमें बीजेपी को हराना है, तो हम अगर बीजेपी को इस सत्ता में रहना है तो हम साथ ही चलें। उनका कहना है गुजरात में ऐसा हुआ। अभी आपने आकाश जी को सुना, उन्होंने कहा रामपुर के अंदर मुसलमान ये सोच रहा है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है योगी के राज में, बीजेपी के राज में मुझे क्या नहीं मिल रहा जो मैं इनके खिलाफ खड़ा हूं। नहीं सौरभ जी, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कोई किसी की ठेकेदारी तो लेके आया नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसने कहा कि समाजवादी पार्टी कहती है कि उनको वोट देना चाहिए? मैंने तो ये नहीं कहा कि सारे जो है व्यवसायी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दें, ऐसा तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बताया ना 2017 के इलेक्शन में, जब 403 विधानसभाओं के चुनाव में इस 30 करोड़ की जनता में इनको एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला, तो इन्होंने बता दिया कि तुम लोग नाकाबिल हो, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे साथ कंटेस्ट में करो। ये किसने बताया? बैठे तो है शहजाद पूनावाला, बीजेपी के विधायक बैठे, उनसे पूछिए, आपको एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिल पाया। भाई, एक नैतिकता कहती है। मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत बातें होती हैं, बहुत होती है, आप भी जानते हैं, ये वास्तविकता है, आप कुछ भी बोलिए। भाई, अगर 50% से ऊपर आबादी मुस्लिम की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक भी सच्चा मुसलमान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उड़ा के लड़ पाए? ऐसा क्यों हुआ कि रामपुर में 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का लड़का ही उनको मिला कि हारते जाओ लड़ते जाओ, हारते जाओ लड़ते जाओ। और साहब, किस बात की बात करते हैं? 2022 में बैठे हुए हैं, पूरे देश में 60% के ऊपर वोटिंग हो रही है, 4 लाख के ऊपर मतदाता है, और आपने कभी पूछा नहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि कौन सा सिस्टम था कि 4 लाख के मतदाता में 1 लाख मतदाता, 1,30,000 मतदाता आपको वोट करने गया, बाकी मतदाता वोट ही नहीं करने गया? मैंने अभी इनसे जवाब नहीं आया, सवाल मैंने इनसे किया था, जवाब देंगे वो आप बोलिए। मैं आ रहा हूं।
उसके अलावा एक चीज और मैं देख रहा हूं, कल चुनाव का परिणाम आया, सारा न्यूज चैनल, पूरा टीवी। सौरभ जी, निष्पक्ष बात कीजिए। बोलिए। समाजवादी पार्टी अपने मैनपुरी गढ़ को बचा रही थी, हम लड़ रहे थे और हमने रिकॉर्ड मतों से उसको जीता। ठीक है, ठीक है। खतौली सीट तो जब से बनी है, खतौली सीट तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात थी। कौन से मीडिया चैनल ने बात कर ली खतौली सीट की? क्योंकि हमने रघुराज शाह को 2,88,000 वोट से हटाया, तो वही उनका गढ़ था। खतौली सीट तो बात ही नहीं करने को तैयार है। खतौली सीट में जो हमारा विधायक ही नहीं पिछले 3 बार से, वो हमने सरकार में रहते हुए उठा लिया, उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं, बात हुई आशुतोष जी, और ये तो फैक्ट है, इसको कौन छुपा रहा है। आप खतौली जीते, आप मैनपुरी जीते, फैक्ट है ये। आजम, ये रामपुर की, मैं आपको बता रहा हूँ ना, रामपुर की बात ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आजम खान सुर्खियों में रहते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे मीडिया क्यों इतनी बात करता है, वो आजम खान साहब की वजह से बात करता है, उनके ऊपर लगे इल्जामों की वजह से बात करता है। सर जी, मेरी बात नहीं, आप देखिए, नहीं मैं दूसरा चेहरा लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पूरे देश में आ रहा है कि मोदी का डंका बज गया, ये कर दिया। एमसीडी चुनाव 15 साल का, आपकी हालत खराब हो गई। आप जो है 8 साल पुरानी पार्टी से हार गए, आप हिमाचल प्रदेश की सरकार हार गए। डॉक्टर साहब, अब आप भी थोड़ी जो है ना, मतलब फैक्चुअल बात कीजिए। देखें, 27 साल के बाद एक राज्य के अंदर रिकॉर्ड से जीतना एक बात। एमसीडी में 15 साल से ये थे, ये हारे हैं, फैक्ट है। वोट शेयर इनका देख लीजिए। बात केवल ये हो रही है, मैं आपने अभी जो रामपुर की बात की ना, आपने रामपुर की बात की, मैं उस पर जा रहा हूं। देश में जो नैरेटिव में, देश में 2 सेट है, 2 नैरेटिव सेट है। एक सेट रामपुर हराया गया, वहां पर आपने रामपुर पर सवाल पूछा, इसका जवाब मिलना चाहिए आपको। मैंने भी पूछा था क्यों 30% वोटिंग हुई, जवाब देंगे ये। एक बार शहजाद पूना वाला जवाब दें, जवाब दें। एक चीज से मुझे बड़ी आपत्ति है, पाकिस्तान अलग बन गया, उसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट के मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहां पे मुसलमान ही देंगे। क्यों भाई? ये क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिम जगह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? एक सेकंड, नहीं सर, मैं बीच में डॉक्टर साहब सुन ले अगर इतना ही, नहीं सर, सुन लीजिए ना, फिर आप बोल लीजिएगा। एक एक करके हम बात करते हैं। ये ऐसा मंच ही नहीं है जहां पर अपनी बात ना है। डॉक्टर अक्षर, आपको मौका है, टाइम भी है, बोलिए। अगर ऐसा ही है रिजर्वेशन, तो भाई आप बता दीजिए, अपने अपने पार्टी का अध्यक्ष कितने मुसलमानों को बनाया जब से बनी है? एक परिवार के बाहर नहीं जाते आप, उस समुदाय में भी छोड़ दीजिए, आप एक परिवार के बाहर नहीं जाते, और परंतु एक बहुल इलाका है तो वहां पे क्यों भाई? आकाश जी बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे रामपुर के मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी। ये विभाजनकारी सोच कि मुसलमान मतलब आप अफजल गुरु की बात करो, मुसलमान मतलब याकूब मेमन की बात करो। एक दिन पूछो ये समाजवादी लोग वीर अब्दुल हामिद के कहीं गए हैं उनको मानने के लिए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के यहां गए हैं? कभी नहीं जाएंगे। केवल एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना। और दूसरी बात, इन्होंने कहा, कौन से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा? एसटी हसन ने कहा है। एसटी हसन ने कहा ये बीजेपी वालों को वोट मत देना, वोट करोगे तो यूसीसी आएगा, 4 शादी नहीं करने मिलेगी। शफीकुर रहमान कहता है कोविड इसलिए आया क्योंकि शरिया कानून में बदलाव हो गया, अल्लाह का कहर ढाया है। ये नहीं कहा, इनके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हम इस प्रकार की राजनीति को नहीं एक्सेप्ट करते और ना मुस्लिम समाज इसको एक्सेप्ट करता है। हम कह रहे हैं, आज मुस्लिम समाज कह रहा है हमारे वही इश्यूज है, हमारी वही प्राथमिकता है जो आम वोटर की है, और इसीलिए ये लाभार्थी वर्ग अपने आप को समझता है, और इसीलिए लेकिन अभी भी जवाब दो बातों का नहीं आया, दो बातों का जवाब नहीं आया। फिर आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? और रामपुर स्पेसिफिक बात, 4 लाख में से 1 लाख आदमी क्यों निकला? हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के नतीजे हमारे सामने आए, रामपुर का उपचुनाव आया, खतौली का उपचुनाव, मैनपुरी का चुनाव हमने देखा, इस सब के बीच जो मुस्लिम मतदाता है उसको लेकर के क्या ट्रेंड्स दिखाई पड़ रहे हैं? क्या मुस्लिम मतदाता के पास विकल्प तो हैं लेकिन भरोसा शायद नहीं है? और अभी आवाज भी जोरदार तरीके से उठने लगी है कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी के साथ जुड़ने में अब गुरेज महसूस नहीं करता। इसमें कितनी हकीकत है? हम मोहम्मद अतीक साहब के पास जाते हैं। अतीक साहब, आकाश जी बैठे हैं यहाँ पर, रामपुर के चुने हुए विधायक हैं, और गुजरात के बारे में अभी आपने सुना, कहा गया कि वहां पर भी मुस्लिम वोट काफी मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहा गया कि ये तोहमत मुसलमान ही अपने सर क्यों ले कि हमें ही हराना है भारतीय जनता पार्टी को, और फिर वो निशाने पर भी रहे। देखिए सौरभ जी, ये तो मुसलमानों को हम बहुत पहले से समझाते आ रहे थे कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपनी पार्टी, हमारा जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ लोग कहते हैं मुसलमानों का जो है वोट बैंक है मुसलमान समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं उनको यही समझाने आया था कि हमारी रिलेशनशिप किसी भी पार्टी के साथ में हमारा ये होना चाहिए कि हम आपको वोट देंगे, आप हमें क्या वोट देंगे। गुजरात का जो मसला हुआ, गुजरात में मसला ये हुआ
कि मुसलमानों का वोट बैंक जो वोट था वो छितर गया। लोगों का मन था आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसकी वजह से मुसलमान उससे नाराज हुए और आम आदमी पार्टी को वोट उन्होंने वहां पर नहीं दिया। और अब वहां पर कोई मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का हाल देख ही रहे थे वो, जिसकी वजह से वहां वोट का जो बंटवारा हुआ उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब ये रही गुजरात की बात। मैं अब रामपुर की तरफ आता हूं। आकाश जी बैठे हैं। आकाश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो विधायक बने वहां से। और मैं ये भी कहूंगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था कि पोलिंग बूथ के बाहर सीओ और एसपी फैसला कर दे रहे थे कि जाइए जाइए आपका वोट जो है इससे नहीं पड़ेगा उससे पड़ेगा, जबकि यह फैसला इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट करता अंदर ऑफिसर को करना था कि किस चीज से वोट पड़ेगा और किस चीज से नहीं पड़ेगा। वो यही कह दे रहे थे, नहीं अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इलेक्शन कमीशन साफ कह चुका है कि आपके पास कोई अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर आपने देखा सीओ, एसपी और एसएचओ फैसला कर दे रहे थे जाइए इससे आपका नहीं पड़ेगा, जाइए कार्ड लेकर आइए। दूसरे, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि हमने टोपी और रोटी की बात करी है, गुजरात में 2-3 साल पहले व्यापारियों ने सबसे ज्यादा मुखालफत करी थी नरेंद्र मोदी की। याद होगा, बड़े बड़े वहां पर उन्होंने एजिटेशंस किए थे। और अभी आकाश साहब ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों को रिक्शा पकड़ा दिया। अरे आपने ग्रेजुएट लोगों को पकौड़े तलवा दिए। चलें, तो ठीक है। आजम खान ने अगर रिक्शा पकड़वा एक बात दिया तो बार क्या बार हुआ? उठी है, उसका वो भी जवाब तो एक आकाश जी रोजगार दे है। दें जरा। ये जो अगर लो पकौड़े तलना वोटर रोजगार टर्नआउट हुआ है, आपने आरोप सुन लिया डॉक्टर आशुतोष से भी, अतीक साहब से भी। उन्होंने कहा ये तो मैनेज किया आप लोगों ने कि वोट पड़े ही ना। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सब जो दूर लोग बैठे हैं ये सिर्फ कह सकते हैं, असलियत आनी है। तो एक बार रामपुर आप आइए, रामपुर लोगों से मिलिए, वो आपको बताएंगे। अब वहीं से कहना, जैसे अभी हमारे आशुतोष जी कह रहे थे, तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वो तो अपने पार्टी के सारे संगठन से कहते कहते थक गए। रामपुर के जो समाजवादी के लोग थे, यहाँ तो कोई ना तो उनको कोई चुनाव लड़ाने आया, और अखिलेश जी भी 1 तारीख को आते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि चुनाव वहां 5 तारीख को है या 1 तारीख को है। खुले मंच से कहते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। हर चीज इनकी स्क्रिप्टेड होती है। 1 तारीख को अपनी जनसभा में वहां खड़े होकर बोलते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब जो चीज उनको 5 तारीख को बोलनी थी वो 1 तारीख को बोल देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आकाश जी, जो सोशल मीडिया पे चीजें नजर आ रही हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, एक मिनट अतीक साहब, एक-एक करके बात करेंगे। सोशल मीडिया पे आकाश जी, आपने अतीक साहब प्लीज ऐसे बीच बीच में नहीं, सभी लोग एक एक करके बात करें। सोशल मीडिया पे दिखती हुई हर चीज सच नहीं होती है। और जो आपने रिक्शा वाली बात कही, मैं तो एक दावे के साथ एक बात कहता हूं कि लोकसभा के पुराने वीडियो निकाल कर देखिए, जिसमें आजम खान कहते हैं कि मैं अपने रामपुर पब्लिक स्कूल में मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं। मैं आज दावा करता हूं, अगर एक रामपुर का बच्चा वो लाके दिखा दे जिसको वो फ्री पढ़ाते हैं, मैं रामपुर छोड़ने को तैयार हूं। ये सब बातें कैमरे पे बोलना बड़ा आसान है, आप लोग वहां बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन रामपुर आके रामपुर की असलियत देखिए। आपने क्या हाल किया हुआ है रामपुर के मुसलमानों का, बर्बाद किया हुआ है यहाँ पर रामपुर के मुसलमानों को। आज जितने मामले अगर आप उठा के देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले इलेक्शन, देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले इलेक्शन में विधानसभा में 40 सीटें हार चुकी है। आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि रामपुर में आप जो है जीत गए। चले ठीक, वो तो कह रहे हैं अतीक साहब, वो तो कई बार कह चुके ना कि लोग परेशान थे आजम खान से, उनके करीबी थे जो चुनाव लड़ रहे थे, लोगों ने नाराजगी निकाली है, इनको वोट दिया। तो कह रहे हैं सिर्फ रामपुर की बात करूंगा आपसे, ये वही रामपुर है जहां मैं तो ये इलेक्शन कमीशन एक एक करके अतीक साहब प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज। अच्छा रुक जाएं, मैं आ जाऊंगा। देखिए, ये वही रामपुर है जहां पिछले 6 साल से, जब से योगी सरकार आई है, तब से यहाँ मुसलमानों की जो जमीनें थी जो कब्जा की गई थी रातों रात, उनके सीधे हाथ के अंगूठे तोड़ दिए गए थे क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया गया था। ठीक है, ये वही सरकार है जिसने 6 साल में जमीनें वापस दिलवाई। अच्छा ठीक, एक बार जरा डॉक्टर आशुतोष आपकी बात का उत्तर दे दें, फिर जफर साहब आता हूं मैं शहजाद आपके पास भी। आशुतोष जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट कर दिया आपने, सिस्टम चेक कर लें एक बार। सॉरी, बोले। हाँ श्योर। नहीं देखिए, फिर वही बात है, आपको उस समय रोकना चाहिए था जब शहजाद बुरावाला ने कहा कि ये कोई रिजर्व है कि जहां मुस्लिम होगा वहां मुस्लिम। मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा किसी ने किसी की ठेकेदारी नहीं लगी। मैंने कहा कि आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हो कि जब 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, तो आप एक
भाई ये बहुत बड़ी बात है। 20% आबादी में आपको एक, और जफर साहब तो लगातार मुस्लिमों को पैरोकारी करते हैं, आप तो भाई काफी चीज बोलते हैं। आप बताइए, आप पूछिए ना एक बार भारतीय जनता पार्टी में मुंह खोल के कि क्या भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता ऐसा नहीं था जो एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देता कि तुम नुमाइंदगी करो हमारे, तुम्हारे पीछे करते हैं। आज तो पसमंदा मुस्लिम परेशान हो, अब उनको अच्छा लगने लगा। एक भाई चलो ये नॉर्मल बात है कि भाई एक इंसान मिल जाता, एक इंसान ही नहीं मिला। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बोल के अब्बा जान बोलता है, कोई तालिबान बोलता है, फिर क्या नुपुर शर्मा हमारे घर की थी, क्या नवीन। देखिए ऐसा है कि आज ये नैरेटिव बनाना क्यों पड़ रहा है कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी करीब है। ये डिबेट जो हो रही है, यही आप समझिए कितनी बड़ी बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि आप तो लोकतंत्र की बातें करते हैं। डॉक्टर आशुतोष, ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बात ऐसी आपने जो बात कही है कि कभी पहले किसी ने बताई नहीं या लोग जानते नहीं, ये नहीं देते मुसलमानों को टिकट। ये फैक्ट है। नहीं, एक शहजाद जी मैं आ रहा हूं एक बार, जफर साहब भी वेट करें, कमेंट लेके फिर मैं उनके बाद आपके पास आ जाऊंगा। ये फैक्ट है कि नहीं देते ये मुसलमानों को टिकट। ये लोकसभा में भी नहीं देते, ये विधानसभा में भी नहीं देते, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो बात कही जा रही है, रामपुर स्पेसिफिक बात आकाश जी ने बताई, जफर सरेश वाला जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जैसे हैं मुसलमानों ने ये तय किया कि अगर ये पावर में रहेंगे तो हमें हिस्सेदारी तो मिले। हम क्यों हमें क्यों देखा जाए कि हम इनके खिलाफ हैं और फिर हम ही को लोग निशाने पर बनाए। एक सेकंड जरा जफर साहब, आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। जफर सरेश वाला ये कह रहे हैं गुजरात में एजिटेशंस के मुसलमानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ, कैसे हो सकता है कि वो वोट देंगे? सुनिए, नहीं मैं पहले तो उसका जवाब देता हूं। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, हमको मालूम है बीजेपी जो सेक्युलर पार्टी है गुजरात में, जो हमारे वोट पे जिंदा है 70 साल से, उसका मैं बताता हूं। वो पिछले 4 इलेक्शन से 182 में 5 मुसलमान को देती है, तो कितने हुए? और दूसरा सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने आशुतोष 1984 से 38 साल से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी है लोकसभा की, तो वो भी नहीं देते, ये भी नहीं देते। मुसलमान का वो इश्यू ही नहीं है। दोबारा बताइए जफर साहब, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी गुजरात में 182 में कितना देती है? विधानसभा में 5 टिकट, 5 और 26 लोकसभा में एक भी नहीं। 84 से एक भी नहीं। तो मुसलमान तो इससे बहुत आगे निकल गया है। वो कहता है कि हमको मालूम है ये देंगे ही नहीं, और देकर भी क्या देंगे हमको? ये रबर स्टैम्प, गुलाम नबी आजाद, या हर पार्टी का एक होता है ना कोई आजम खान, हमको नहीं चाहिए इस तरह से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्यों मुसलमान बीजेपी की तरफ आया है। 2007 के बाद मुसलमानों ने एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया नरेंद्र मोदी साहब के साथ। अच्छा, अब देखा कि भाई एमएलए तो है ही नहीं मुसलमान, 3 होते थे, तो बाकी गुजरात के अंदर 182 है, पूरे गुजरात में फैले हुए मुसलमान, तो वो अपनी बात किसके सामने रखेंगे? तो पहले 8-10 साल तक एक हिजाब था, लेकिन 2007 के बाद ये हिजाब खत्म होता चला गया। मुसलमान अपने प्रोग्रामों में, अपने फंक्शनों में, जो एमएलए हुआ करता था बीजेपी का उसको बुलाते थे, वो आता था, मुसलमानों के रोजमर्रा के मसले हैं वो उसी के पास जाते थे, वो करता था। तो मुसलमान को इसके अलावा कोई और चीज की जरूरत नहीं थी। मुसलमान अपनी स्कूल में लगे हुए थे, मुसलमान अपने कारोबार के अंदर, और कोई डरा हुआ नहीं है। 23% एसएमआई में है और ढटाई के साथ वो अपना कारोबार करता है, ढटाई के साथ वो अपनी स्कूलें चलाता है। 14 तो मुसलमानों की स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। तो अब ये देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी को तो जरूरत भी नहीं है। इसलिए देखिए सौरव, अभी के इलेक्शन की मैं बात करता हूं। मैं जिस इलाके में रहता हूं, पार्ली एलिस ब्रिज का इलाका है, जहां पर 2% 3% मुसलमान है जी। वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट तो हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आया। ये जो इनका कार्यकर्ता है नीचे, जो पन्ना प्रमुख है, वो हमारी सोसाइटियों में आता था और वो हर एक को देता था कि भाई फलां स्कूल में आपका वोट है, ये आपका कार्ड है, आपको वहां जाना है, हमारा आदमी होगा वहां पर। तो आदमी ये सोचता है कि यार ये तो वोट भी नहीं मांगने आते, ये तो कम से कम बताते तो वोट इसी को दो। तो मुसलमानों ने ये देखा कि भाई 28 साल से हैं जी, हमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और ठीक है, अगर बदल जाए, नहीं, मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां शुरू होती है। दिक्कत यहां शुरू होती है, सब आपसे पूछ रहा हूं शहजाद, कि जफर साहब ने कहा कि भाई हमें अपनी आबादी के हिसाब से डेवलपमेंट की स्कीम से मौका मिलता है, आकाश जी ने बताया मिलता है, ठीक है, ठीक हो सकती है बात। लेकिन जो बयानबाजियां होती हैं, ये परसेप्शन ऐसा नहीं कि सामने से बनता है, आप लोग बनाते हैं। आप 2002 में सबक सिखाने की बात करेंगे, आप लव जिहाद की बात करेंगे, किसको? ये किसके लिए? दंगाई
ठीक है, दंगाई एक समुदाय से, लव जिहाद, दंगाई लव जिहाद का शब्द इस बार गुजरात के चुनाव में सारे मुद्दे बन गए। सर मुझे जवाब देने दीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा। लव जिहाद का शब्द पहली बार क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च ने निकाला। आ गया खतरे में सेकुलरिज्म। ये किस प्रकार की बात है? कैथोलिक चर्च ने पहले निकाला, केरला हाईकोर्ट ने भी निकाला, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल किया असेंबली में खड़े होकर कहकर कि क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां जो इसका शिकार बन रही है। बताइए सेकुलरिज्म खतरे में है? मुझे एक बात अभी पूरी करने दीजिए। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम बाहुल है, एक मुख्यमंत्री हिंदू नहीं, सेकुलरिज्म आफत में नहीं आया, पर मुस्लिम को टिकट नहीं मिला तो सेकुलरिज्म आफत में। 1980 के बाद जफर जी की बात को आगे ले जाते हुए एक मुस्लिम सीएम नहीं दिया इस कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर छोड़कर। कहां गया सेकुलरिज्म? 40% है एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज, एक अध्यक्ष उनका नहीं बना। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने बना दिया है। हमने दिया प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, जिसने पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहां गया इनका सेकुलरिज्म खतरे में? और ये लोग बात करते हैं यूसीसी से क्या आपत्ति है आतिक जी को? यूसीसी तो संविधान में डाला कांग्रेस के लोगों ने, यूसीसी लागू किया गोवा में कांग्रेस के लोगों ने, तब आपका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। अब यूसीसी की बात हो रही है महिला के सशक्तिकरण के लिए, तो बहुत बड़ा सांप्रदायिक कैंपेन हो गया। मुझे बताइए 3 तलाक का फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। एक बात और, आखिरी बात मैं पूछूंगा सवाल आपसे। मुस्लिम महिलाएं को भी ये मानते हैं अपना वोट बैंक। हम मानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी उतना ही हिस्सा है मुस्लिम समाज का। ये मुस्लिम महिलाओं को सोचते नहीं, इसलिए शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक इन्होंने समझ चला जाएगा आपकी बात का जवाब देना है मुझे, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा ना, पासमानदा मुसलमानों के बीच हमें अपने काम लेकर के जाना। बिल्कुल आप थे, कहा ना उन्होंने। पासमानदा मुसलमान मेजोरिटी में 60-70% बताया जाता है, बेहतर जानते होंगे। मुस्लिम पॉपुलेशन का 80% बताया जाता है। तो आप जिसके मैं आ रहा हूं जफर साहब, आप जिन लोगों के बीच मुसलमानों के 80% वर्ग के पास जाना चाहते हैं, उन्हें जोड़ना चाहते हैं, वो आपसे टिकट नहीं मांग सकता। बहुत अच्छी बात है, इसका जवाब भी ले लीजिए। ये कहकर के सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया, क्या टिकट, उसको टिकट देने से आप लोगों की विनेबिलिटी फैक्टर में इतना फर्क पड़ जाएगा? दिल्ली के एमसीडी चुनाव में यह बयान आया प्रधानमंत्री जी का, जहां पर पहला मौका मिला, पासमानदाओं को टिकट हमने दिया है, चुनाव अच्छी तरह से लड़वाया है। और जैसे जैसे ये वर्ग, देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम एक एनजीओ नहीं, मैं खुले तौर से बोलता हूं, जितना हमें समर्थन होगा उतना हम उनको प्रतिनिधित्व भी देंगे। आज जैसे जैसे समर्थन बढ़ता जा रहा है, हमने पासमानदाओं को टिकट दिया है। मैं आपको एमसीडी में, एमसीडी के चुनाव में। अब समाजवादी पार्टी बता दे कितने दिए उन्होंने एमसीडी में, बता देना आशुतोष जी। नहीं, आप तो ऐसे सवाल पूछोगी कि मैं जाके जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें पे लड़ गया। अरे हम गुजरात में भी एक सीट निकाला है, परेशान ना हो, ऐसी बातें मत किया करो। कौन निकाला उससे? लोग मजाक समझने लगे कि समाजवादी पार्टी ने एमसीडी में कितने टिकट दिए। आप बता दो ना, आप क्लेम कर रहे हो ना, आप तो ठेकेदारी कर रहे हो। ये इतनी सीटें लड़े, कितनी सीट लड़े थे आप एमसीडी में? सरब जी, आपका जवाब तीनों ने नहीं दिया भाई। 30% क्यों हुआ 2022 में? 30% चुनाव तो वहां रद्द कर देना चाहिए भाई। क्यों? इसका जवाब तीनों मिलकर बैठ के दे दें यहाँ पर। मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब दे दें, डिबेट काफी क्लियर हो जाएगी, पूरा देश जानना चाहता है। आप देंगे भाई 50% रामपुर में 30% वोट क्यों हुआ? आरोप है कि वहां पर पोलिंग नहीं करने दी। मैनपुरी में भी जो वोटिंग हुई उसके खिलाफ है। मैनपुरी में जीते तो वहां पर सारी चुनावी प्रक्रिया ठीक, अगर रामपुर में हारे तो चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल। ये देखिए, ये ईवीएम चुनाव आयोग बहाना है, हार से आजम को बचाना है, इसलिए प्रशासन पर निशाना है। मैनपुरी में जीते तो वाह 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 वाह, चले प्रशासन तो वही था ना, मैनपुरी में क्यों जीत गया? मुझे प्रवक्ता है जो कैंडिडेट जीते हैं, कहिए अभी आप चुनाव लड़े थे 6 महीने पहले, पूछिए उनसे 50% की वोटिंग हुई थी, आप हार गए। 30% की वोटिंग क्यों हुई वहां पर? रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा बाइपोल भी आप हारे, वहां पे कैसे हार गए? हम रामपुर छोड़ चले ठीक, जाते जाते इस फाइनल कमेंट दे दें आकाश जी, सवाल बार बार उठाया जा रहा है, बता दें पोलिंग परसेंटेज। पहली बात तो जो मेरे दोस्त हैं पूरी जानकारी लें कि 30% पोल हुआ है या 35% पोल हुआ है, एक बात। दूसरी बात, अभी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ और रामपुर, उसमें मैं अपने भाइयों को एक मिनट, आशुतोष जी जवाब ले रहा हूं, आपकी बात का टाइम भी नहीं है, प्लीज पहले बात सुन लीजिए। आपको तो वहां सब बैठ के सब बातें बोलने में सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक जो फैक्ट है आप उस पर तो आइए। लोकसभा के उपचुनाव में 33% मतदान हुआ था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आशुतोष जी प्लीज, आकाश जी के पास है। लोकसभा में 33% वोट हुआ कह रहे हैं, बाइपोल में 33 हुआ था और अब 35 हुआ है। आप इसी चीज को बार बार आप जो बोल रहे हैं, पहले आप फैक्ट पे तो आइए। जब लोकसभा में भी 33 हुआ तो आपको नहीं बोलेगा, और अब जो 35 हुआ, और मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है
कि फैक्ट्स को सामने रखे। ठीक है। और तब विधायक जो सच बात की बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा बाईपोल के बाद तो 2% वोट पोलिंग बढ़ गई इस बार विधानसभा के उपचुनाव में, ये कह रहे हैं वो। इंडिया टीवी बताएगी। नहीं कोई नहीं, आकाश सक्सेना क्यों बताएंगे? फैक्ट चेक के लिए तो इंडिया टीवी का पूरा क्रू बैठा हुआ है ना। हाँ, बताइए। वो बता दें कि 6 महीने पहले कितने परसेंटेज वोटिंग हुई थी। आप पहले हाँ, चेक करें, दिखाए ना। आप बार-बार 30% चैलेंज करता हूं, चेक कराया विधायक साहब, अभी चुप हो जाएंगे। चलिए ठीक। अरे आप चेक करवा लीजिए, आप चेक करवा लीजिए। आज अच्छा समय इतना ही था। डॉक्टर आशुतोष, आपकी पार्टी ने तो मांग की थी कि चुनाव ये रद्द किया जाए, दोबारा वोटिंग कराई जाए। अब ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि आपकी बात पर वो कितनी तवज्जो लेता है। अभी तो फिलहाल ये जीते विधायक माने जाएंगे, जीते हुए हैं। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी का, शहजाद जी का, जफर सरेशवाला साहब आपका, अतीक साहब का, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।